Good morning, students. Before starting our lecture, I am first reminding the instructions regarding COVID-19. We all should follow these precautions like wear mask regularly whenever we go out from our homes. Wash your hands regularly. Keep distance properly. Thank you. Now we will continue our topic. इंटरेस्ट रेट है मेरा 10%, ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब ये मिनिमम 15 और मैक्सिमम 25 ईयर तक पैसा हमें लगाना पड़ता है। ये 2-4 साल वाली फॉर्म नहीं है कि तो हमारा मन नहीं कर रहा है, हम पार्टनरशिप में काम नहीं कर पा रहे हैं या हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, हम फॉर्म को बंद करें, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपकी मिनिमम 10 ईयर से 25-35 बहुत मतलब 50 साल तक भी कंपनी इन्वेस्ट करती रहती है और चलती रहती है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि 10% इंटरेस्ट रेट है फिक्स, और आपने सपोज अभी 10 ईयर के लिए ही ये बैंक से पैसा लिया, कितना हो गया 10 ईयर में, कितना वापस करोगे? 1000 प्रिंसिपल अमाउंट है, 10% के अकॉर्डिंग 10 ईयर का कितना हो जाएगा? बता दो 1000 कितना पैसा वापस करना पड़ेगा? 2000 प्लस बैंक लोन मिलता था एसेट। इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हैव एसेट्स, हमारे पास एसेट्स होनी चाहिए, उसके बाद हम बैंक में जाएंगे, बैंक से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, बैंक फिक्स रेट में हमें इंटरेस्ट पे करेगा, और उसके बाद एक जो टाइमिंग सेट हो जाएगी और इसके साथ साथ हम इंटरेस्ट मिलेगी। तो यहाँ पे मेरी एसेट भी जा रही है, प्लस 1,1000 का जो हमने यहाँ पे अभी उधार लिया है, जो पैसा लायबिलिटी यूज की है, और प्लस इंटरेस्ट, तो 2000 तो हमारे प्लस हो गए 10 ईयर में, जो हमें डबल अमाउंट पे करनी है। इसके साथ साथ हमारी एसेट भी है, और अगर हमने ये दो भी वापस कर दी और लास्ट के 2 ईयर में पैसा वापस नहीं कर पाए तो हमारी एसेट भी क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी, वो भी चली जाएगी। भाई सपोज 10 साल का टाइम था, 10 साल में 8 साल तक हम इंटरेस्ट देते रहे, प्रिंसिपल अमाउंट भी भरते रहे, लेकिन लास्ट के 2 साल भी पैसा नहीं दे पाए, तो क्या एसेट छोड़ देगा बैंक? नहीं, तो एसेट भी गई, जो हमने पेमेंट की वो भी गया, सब कुछ गया। तो इस तरह से इसने कहा 1000 रुपीज मुझे देने हैं, उसके बाद 2000 रुपीज मुझे पे करने हैं, और मेरी एसेट भी वहां पे रिकवरी के लिए है। तो इसलिए रिस्क क्या है मुझे? बहुत ज्यादा रिस्क है इसको। तो ये कहते हैं कि ऐसा कोई तरीका ढूंढते हैं कि जहां पैसा भी आए और मेरे रिस्क ना हो, रिस्क हो किसी और की, ठीक है। हाँ, तो अगर तुम्हारे पास एसेट थी तो तुम अपनी एसेट्स को बैंक में रखोगे, क्यों? बेच दो, बेच के पैसा लगाओ। लेकिन हो सकता है कि एसेट या तो ओवर वैल्यू हो या फिर ये अंडर वैल्यू हो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कंपनी क्या करती है? कंपनी कहती है कि नहीं, पैसा मैं अपना नहीं लगा रहा हूँ, पैसा मैं किसी और का लगा रहा हूँ, और रिस्क मुझे नहीं, रिस्क कोई और लेगा। तो अब यहाँ पर सपोज 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी? अपने पार्ट्स बनाते हैं, तुमने इसके 1000 टुकड़े कर दिए, यूनिट्स बनाए, एक यूनिट्स की वैल्यू रखी 10 रुपीज। हम कौन है? शेयर होल्डर, पब्लिक, ये पब्लिक है, ये पैसा कंपनी को देगी। जिसने जितने कमरे खरीदे, जितना पोर्शन खरीदा, सपोज मैंने 3 खरीदे, तो ये मेरे 3 शेयर इस कंपनी के अंदर, 3 शेयर ऑनरशिप, मेरे पास क्या है इसकी? ऑनरशिप, ठीक है। तो इस तरह से जितने लोग 1000, हमने इसके यूनिट्स डिवाइड कर दिए, 1000 में एक यूनिट की वैल्यू है 10 रुपीज की, तो जो शेयर होल्डर जितना जितना पोर्शन खरीदता चला जाएगा, वो उसका उतना ऑनर बनता चला जाएगा, और उसका उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगा। इसको बोलते हैं, तो जो ये शेयर खरीद रहे हैं, हम है शेयर होल्डर, ये जो खरीद रहा है ये है शेयर, और ये कौन है? कंपनी, शेयर कैपिटल। तो इसके पास जो पैसा आएगा वो इसका बन जाएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्यों? क्योंकि पैसा शेयरिंग करने से आया।
मेरा अपना पैसा नहीं। ठीक, अब इसके बाद इस ये जो अमाउंट होती है, इस अमाउंट को हम कैसे रिसीव करते हैं। सपोज कंपनी हैज प्रिपेयर 10 रुपीज ईच वैल्यू फॉर शेयर, 1 शेयर। यस, कौन सी कर दिया? 12। 10 रुपए की एक वैल्यू है एक शेयर की। कंपनी इसको अब किस तरह से एक्सेप्ट करेगी, उसके लिए कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में इस अमाउंट को डिवाइड करती है। फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड अलॉटमेंट, थर्ड फर्स्ट कॉल, लास्ट सेकंड और फाइनल। मे बी सेकंड और फाइनल, कुछ भी कह सकते हैं। सेकंड कॉल 10 रुपीज की अमाउंट दे दी है। सपोज इसने कहा 3, 2, 3, 2, ये इंस्टॉलमेंट बनी। अब यहाँ पे मैं शेयर होल्डर हूँ और मैं कंपनी में शेयर होल्डर हूँ और मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। 10 शेयर मैंने यहाँ पर खरीदे, तो 10 × 10 कितना इन्वेस्टमेंट होगा मेरा? 100 रुपीज को अब मैं इन 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी को पे करूँगी। हर एक इंस्टॉलमेंट में 3 मंथ टू 2 मंथ का टाइम होता है जो कंपनी प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं कि एक साथ पैसा इन्वेस्ट करें। तो सपोज इंटू 100 कितना अमाउंट करना है? 300, सॉरी 10 है ना, 10, 30 इंटू 10 20 इंटू 10 30 20 हो गया 100 रुपीज। अब हम इस पैसे को कंपनी को भेजेंगे। सबसे पहले एंट्री आएगी। अब यहाँ पर कैसे अकाउंट खुलता है कंपनी में? एक होता है डीमैट अकाउंट। इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी में सपोज 1 लाख लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। 1 लाख लोग जो है इसके शेयर होल्डर बन रहे हैं। 1 लाख लोगों का अकाउंट मेंटेन करना क्या पॉसिबल है कंपनी के लिए? और उसके अपने भी एम्प्लॉय है कंपनी में, अपना भी स्टाफ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैनेजमेंट है, अपने एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं। तो हो सकता है कि 250 या 300 इसके अपने एम्प्लॉय हो, 500 भी हो सकता है। कंपनी की तो कोई लिमिट नहीं है। पता है इसकी मैक्सिमम मिनिमम की लिमिट बता देना, कितनी कंपनी में मिनिमम कितनी होनी चाहिए लिमिट? अरे बोलो बेटा, कंपनी में कितने मिनिमम होते हैं लोग? कितने मिनिमम लोग होने चाहिए? बीएसटी में भी है 2। वेरी गुड। अनिकेत, सिद्धि, मैक्सिमम मिनिमम? मिनिमम मिनिमम 7, मैक्सिमम 50। According to 2013, you can be take 250 पार्टी, सॉरी लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, 7 मैक्सिमम 50 होता है, 50 है। इसका मतलब इस कंपनी को जो भी कंट्रोल करेगा वो मिनिमम या तो 7 होंगे या मैक्सिमम 50। ठीक, इसके अलावा जो कंपनी के अंदर लोग काम करेंगे जिनका एनरोलमेंट होगा वो सब होंगे शेयर होल्डर। तो यहाँ कंपनी कहते हैं कि सपोज मेरी कंपनी के अंदर 1 लाख लोगों के शेयर होल्डर्स जो हैं वो एनरोल हो रहे हैं और शेयर खरीद रहे हैं, तो इतने लोगों को अटेंड कर पाना मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो कंपनी करती है कि इनका एक डीमेट अकाउंट होता है और ये होता है बैंक। तो शेयर होल्डर्स के जो अकाउंट है वो सबसे पहले कहाँ पर खुल जाएंगे? बैंक में। शेयर होल्डर सपोज मैं आपसे पैसा मांग रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि पैसे मुझे घर पे देना, और कोई वही सेम काम कर रहा है और वो कह रहे हैं कि बैंक में डिपॉजिट करना, तो तुम किसको देने जाओगे? किस पे ज्यादा रिलायबिलिटी होगी? किस पे ज्यादा विश्वास करोगे? जो घर पे पैसे मंगा रहे हैं या बैंक में पैसे मंगा रहे हैं? बैंक। तो सबसे पहले शेयर होल्डर भी यही कहता है कि अगर कंपनी पैसा बैंक में मंगा रही है तो इसका मतलब कि कंपनी फ्रॉड नहीं है, क्योंकि बैंक क्या है? बैंक एक वैलिड इंस्टीट्यूशन है, ऐसे क्यों नहीं खोला गया। और अगर कोई
पैसे आपसे घर पे मंगा रही है या अपने किसी कंस्ट्रक्शन हाउस में मंगा रही है या कोई पर्टिकुलर उसने ऑफिस अरेंज किया है, कुछ भी ऐसा अरेंज किया है इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे पैसे मंगाते तो वहां पे पैसे देने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी ने कहा कि बैंक के अंदर अब इन 1 लाख लोगों के जो अकाउंट है ये ओपन हो गए। पैसा जितना भी आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की 30 रुपीज, तो ये बैंक में चला गया। बैंक से ये पैसा हमारा ट्रांसफर होगा और ये शेयर कैपिटल कंपनी के पास पैसा जाएगा। पैसे कहां से आए? टू एप्लीकेशन अकाउंट, टू एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब बहुत बड़ा चैप्टर है, ये तो बहुत शॉर्ट में चल रहा है, इससे ज्यादा टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से डीमेट अकाउंट बैंक में खुलेगा और उसके बाद पैसे जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो बैंक में जाएगी। उसके बाद कंपनी पैसा डायरेक्ट मंगाएगी, क्योंकि अकाउंट खोलने का था उसका मेन पर्पज, वो अकाउंट ओपन हो चुके हैं, अब कंपनी डायरेक्टली पैसा वहां से टेक ओवर कर सकती है। इसके बाद इसमें बहुत सारे टर्म्स है कि पैसे किस तरह से आते हैं, तो ये मैंने बताया 4 इंस्टॉलमेंट होती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल। फाइनल और सेकंड सेम हो सकता है। इसके बाद इसमें आता है कॉलिंग एरियर। कॉलिंग एरियर, कॉलिंग एरियर का मतलब होता है कि जब कोई शेयर होल्डर अपनी पेमेंट को कंटिन्यू नहीं कर पाता, सपोज ये शेयर होल्डर था, एप्लीकेशन पे कर चुका है, अलॉटमेंट पे कर चुका है, बट फर्स्ट कॉल नॉट पे, नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा उन जनरल एंट्री में एंट्री एक्स्ट्रा बन जाएगी कॉलिंग एरियर। इसका मतलब है कि एरियर आ रहा है, ऐसा वो नहीं पे कर। इस पे 10% का इंटरेस्ट चार्ज होता है। 14 डेज एक्स्ट्रा दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से। अगर ड्यूरिंग 14 डेज यू हैव टू बी कंटिन्यू योर शेयर, देन यू विल बी कंटिन्यू। कि अगर तुम सपोज आज 1 नवंबर है या 2 नवंबर है, 2 नवंबर को तुम्हारी इंस्टॉलमेंट जाती है किसी चीज की, ये तुम नहीं दे पाए, तो प्लस 14 डेज बिल ऑफ एक्सचेंज में भी था ये कंसेप्ट, अगर किसी ने पढ़ा हो, याद हो किसी को, बिल ऑफ एक्सचेंज 11th में चैप्टर में भी है कि जब हम किसी को कोई बिल बना के देते हैं तो वहां पे कितने दिन का टाइम होता है, 14 डेज का। तो सपोज कंपनी आपको 2 नवंबर को आपकी इंस्टॉलमेंट थी, लेकिन आप नहीं पे कर पाए, 14 डे अब आपको कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा मिलेगी। कितना हो गया? 16। अब 16 जो डे होगा, 16 नवंबर को आपको, अब ये लास्ट डे है, यहाँ से अपने शेयर कंटिन्यू भी हो सकते हैं और शेयर कैंसिल भी हो सकते हैं। यहाँ पे अब सपोज आपकी 100 रुपीज अमाउंट थी, 10% का कंपनी ने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो कितना 110 आप पे करो, आपके जो शेयर है वो कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर नहीं होता है, पेमेंट नहीं कर पाते हैं गिवन टाइम पे, तो हमारे शेयर यहाँ से फॉरफिट कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल, कंपनी कैंसिल कर देगी। अब उसके पास पूरी अथॉरिटी है, क्योंकि 14 डेज वो आपको एक्स्ट्रा दे चुकी है, 10% पेनल्टी चार्ज है, यू कैन कंटिन्यू योर शेयर बट यू डोंट, सो योर शेयर विल बी फॉरफिट, कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद एक और इसमें कंसेप्ट है कॉल इन एडवांस। बहुत सारे टॉपिक है वैसे तो। एडवांस, अगर कोई शेयर होल्डर अपनी जो इंस्टॉलमेंट है उसको एडवांस में पे करता है, सपोज एप्लीकेशन अलॉटमेंट का टर्न था और मैंने फर्स्ट कॉल भी पे कर दिया, मैंने कहा ये 30 रुपीज भी ले जाओ, तो ये हमारा एडवांस। इसमें 12% का इंटरेस्ट कंपनी देती है और वहां कितना चार्ज हो गया? 10%। और अगर तुम एडवांस में डिपॉजिट करते हो तो 12% का इंटरेस्ट वहां पे कंपनी हमें देती है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। अभी बहुत सारे थे, तो फॉरफिट का जो कंसेप्ट है वो चल रहा है इस चैप्टर में। फॉरफिट का मतलब कि अब कोई शेयर होल्डर अपनी पेमेंट नहीं कर पा रहा है कंटिन्यू और कंपनी ने उसके शेयर जो है कैंसिल कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन पूरा नोटबुक निकाल चलो, बुक में बार बताती हूँ। चलो बुक में देखते हैं, चलो बुक खोलते हैं, पेज नंबर 37।
It may happen that some shareholder fail to pay one or more installment, allotment money and call money. In such circumstances, the company can forfeit their share, cancel their allotment and treat the allotment already received thereon as forfeited to the company within the framework of the provision in its article. These provisions are usually based on Table A, which authorize the director to forfeit the share for non-payment of calls made. For this purpose, they have to strictly follow the procedure laid down in this regard. Following is the accounting treatment of share issue at par, premium or an discount. When shares are forfeited, all entry relating to share forfeited except those relating to premium already recorded in the accounting record must be reserved. The general entry will be as follows. Forfeiture of shares issued at par, share capital account dash called up value, to share forfeiture account paid up amount, to share allotment share call account individual, dash share forfeit for non-payment of allotment money and call made. Now the question is, Honda Limited issued 10,000 equity share of rupees 100 each, payable as follows: 20 on application, 30 on allotment, 20 on first call and 30 on second and final call. 10,000 shares were applied for and allotted. All money due was received with the exception of both calls on 300 shares held by Supriya. These shares were forfeited. क्वेश्चन किसी को समझ में आया कुछ? सिद्धि? चलिए देखिएगा, कंपनी है हमारी होंडा लिमिटेड, LIMITED. दिस इज पब्लिक कंपनी, ये तो सबको पता होगा, ये पब्लिक कंपनी. LTD प्राइवेट, ये प्राइवेट कंपनी. क्वेश्चन है, होंडा लिमिटेड ने अपने शेयर इशू किए 10,000. इक्विटी मीन्स का मतलब होता है पब्लिक, ऑर्डिनरी शेयर. किसके लिए शेयर? पब्लिक के लिए. 10,000 शेयर इशू किया, 10 रुपीज ईच. एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज. ठीक है. कितना इन्वेस्टमेंट होगा? कितना इन्वेस्टमेंट होगा टोटल? 1 लाख रुपीज का कंपनी के अंदर अब क्या होने वाला है? इन्वेस्टमेंट. ठीक है. इन 10,000 रुपीज को कंपनी ने किस तरह से इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया? फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड अलॉटमेंट, थर्ड फर्स्ट कॉल, फाइनल सेकंड एक भी हो सकता है और अलग अलग इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है. एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 30, 20 on first call and 30 on final call into 10,000. कितना हो गया? 2 लाख into 10,000, 3 lakh into 10,000, 22 lakh. ठीक है. कितना हो गया? 3 to 5, 3 to 5, 5, 10 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रहा है. ठीक है. अब इसके बाद क्वेश्चन है कि यहाँ जो शेयर होल्डर है एक सुप्रिया ने कॉल अमाउंट पे नहीं की. सबसे पहले हमारी जो अमाउंट है वो है बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज. देखिए, जो सबसे पहले अमाउंट है एप्लीकेशन को थोड़ा और बताने की कोशिश करें. एप्लीकेशन का मतलब होता है एक तरह से रजिस्ट्रेशन. कि सपोज हमें किसी फॉर्म में एंटर करना है तो हमें सबसे पहले उसका जो फर्स्ट प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है. अगर सपोज किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में भी एडमिशन लेना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एडमिशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपने आप. रजिस्ट्रेशन की जो अमाउंट होती है वो कभी भी रिफंडेबल नहीं होती. इट में भी डिपेंड ऑन द फर्म. ये डिपेंड करता है फर्म पे कि वो वापस कर भी सकती है और नहीं. लेकिन मोस्टली 90% चांस होते हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस रिटर्न नहीं होती. ठीक है. तो सबसे ज्यादा जो कंपनी है वो अपने आप को सेफ मोड में लेके चलती है कि रजिस्ट्रेशन, यहाँ रजिस्ट्रेशन जो है वो 3 तरीके से होता है: ओवर, अंडर और सेफ. ओवर, जब कंपनी ने 10,000 इशू किए शेयर और एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 20,000 की,
ओवर सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब आपकी कंपनी जो है वो वेल मैनेज है, गुडविल बहुत अच्छी है मार्केट में, और ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जब कंपनी की ज्यादा गुडविल नहीं है, ज्यादा पुरानी नहीं है, या ज्यादा मार्केट में अच्छा नहीं रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उसका मतलब होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। हमने 10,000 शेयर इक्विटी जो थे इशू किए, मतलब खरीदने के लिए लोगों को कहा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा, लेकिन वहां लोगों ने सिर्फ 8,000 शेयर ही खरीदे, तो इसका मतलब है अंडर सब्सक्रिप्शन। तो इसका मतलब 2,000 जो शेयर थे उस पर तुम्हें 2 लाख रुपए कम रिसीव होंगे। वैसे 10 लाख करोड़ थे, अगर 8,000 शेयर खरीदेगा कोई, इन्वेस्टमेंट जो है वो 8,000 शेयर का ही होगा, तो केवल 8 लाख रुपए ही हमें रिसीव होंगे, तो 2 लाख रुपए का हमें भी लॉस चलेगा। पैसा चाहिए लेकिन नहीं मिलेगा, तो ये हमारा ओवर अंडर सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद यहाँ पे कंपनी अपने शेयर को इश्यू करती है 3 तरीके से, डिस्काउंट, प्रीमियम, एट पार। एट पार का मतलब फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू का मतलब जितने की जो चीज है उतने की ही बेची जा रही है। ये 10 रुपए का पेन है तो 10 रुपए में मैं इश्यू कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये एट पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सब इसी के नाम है। प्रीमियम कि मेरा जो पेन है वो 10 का है, लोग बहुत ज्यादा खड़े हैं, खरीदने के लिए तैयार है, बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है, तो मैंने ये 10 रुपीज का जो पेन है ये 12 का पेन है, तो ये हमारा प्रीमियम बन गया। ठीक है, प्रीमियम में कंपनी को प्रॉफिट होता है, SPR नाम से उसका अकाउंट होता है, उसमें वो पैसे ट्रांसफर होते हैं। थर्ड है डिस्काउंट। अगर 10 रुपीज में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है और मेरे पास स्टॉक बहुत ज्यादा है, पैसा मुझे चाहिए, इमरजेंसी है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है, सपोज 4 लोगों का पैसा तो लग गया कंपनी में, 4 नहीं दे रहे, तो 4 की वजह से कंस्ट्रक्शन थोड़ी रुक जाएगा, वो तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने पैसा दिया अगर हम उनके पैसे से स्टार्ट नहीं करेंगे बिजनेस को, तो क्या होगा, हमें तो उस पर पेनल्टी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो हमने कमिटमेंट शेयर होल्डर से किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर उतने शेयर होल्डर भी नहीं मिल रहे हैं, 10 रुपए में भी इसको नहीं खरीद रहे हैं, तो मुझे इसके रेट कम करने पड़ेंगे, 8 रुपए, 9 रुपए, तो ये हो गया डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट की कैटेगरी बहुत लास्ट की है, बहुत रेयर चांस होते हैं कि कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू करती है, क्योंकि अगर एक कंपनी डिस्काउंट को फॉलो करेगी तो सारी कंपनी क्या है, एक रूमर फैल जाएगा कि ये कंपनी डिस्काउंट पे चला रही है, तो हो भी सकता है कि कोई पुरानी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट अच्छा किया हुआ है, गुडविल अच्छी है, और हो सकता है उसने अपने ऑफर में डाल दिया, तो बाकी जो कंपनी है उन पे इसका इफेक्ट होगा, लोग उधर की तरफ दौड़ेंगे, है ना। 2 मार्केट है, 2 दुकानें हैं एक जैसी कपड़े की, और एक जगह सेल लिखा है और एक जगह नहीं लिखा है, तो लोग किधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, सेल की तरफ। वो अलग बात है कि अंदर जाने के बाद उनको फील होगा कि नहीं क्वालिटी वो नहीं है जो ये सेल का नाम दे रहे हैं, लेकिन तो इस तरह से बहुत रेयर ये कंडीशंस होती है कि जब कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू करती है एट द डिस्काउंट रेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ। अब यहाँ पे बताया कि जो हमारा होंडा लिमिटेड था, ठीक है, तो इस तरह से कंपनी अपने शेयर्स को इन 3 कंडीशन पे इश्यू करती है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन है कि होंडा लिमिटेड ने अपने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए, 100 रुपीज ईच वैल्यू थी और 10 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होना था, और उसको कंपनी ने 4 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद इनमें से कोई एक शेयर होल्डर, सपोज इन 10,000 शेयर को खरीदने वाले 100 शेयर होल्डर है, इसमें से कोई एक 300 शेयर होल्डर है, कौन है, सुप्रिया, जिसका नाम है सुप्रिया। सुप्रिया ने हमें क्या नहीं दिया, ऑल मनी वॉज रिसीव एक्सेप्शन ऑफ बोथ कॉल्स, तो 300 इंटू 100 कितनी अमाउंट पे करनी थी इसको, 30,000 का सुप्रिया का इन्वेस्टमेंट था इसमें कंपनी में। 30,000 में से एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट, फाइनल, 4 इंस्टॉलमेंट में पे होती है। नेक्स्ट 300 शेयर, तो 100 रुपीज पहले कितनी है, एप्लीकेशन 20, 100 इंटू 20 कितना हो गया, 2,000, 100 इंटू 30,
ये क्या हुआ? अरे 300 शेयर है इसके बाद। 300 शेयर इसके 9000। ये अमाउंट पे करनी थी। यहाँ सुप्रिया एप्लीकेशन और दोनों अमाउंट जो है वो कंपनी को पे कर चुकी है, लेकिन जब टर्न आया हमारा फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का, तो ये पैसे वो पे नहीं कर। Forfeiture may be understood at the ultimate action initiated by the company, ultimate action initiated by the company against defaulting shareholders for cancellation of shares due to non-payment of dues upon expiry period। एक्सपायरी मतलब 14 डेज भी यहाँ पर हो चुके हैं, तो ये एक्सपायर हो चुके हैं, 14 डेज में भी कंटिन्यू नहीं किया उसने, तो उसके शेयर कैंसिल कर दिए। नेक्स्ट लिखिए, द डायरेक्टर्स में फोरफिट FORFEIT forfeit shares। The directors may forfeit shares also the name of defaulting shareholder is removed from the register of members